केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 2024 के केंद्रीय बजट को पेश कर दिया गया है। अब क्योंकि 2024 चुनाव का साल है, तो नियम ये कहता है, जो हमारे ट्रेडिशन चले आ रहे हैं वो ये कहते हैं कि 2024 में यानी कि चुनाव का जो साल होता है, वहां पर कोई भी सरकार अपना फुल बजट पेश नहीं करती है, अपना इंटरिम बजट पेश करती है, अंतरिम बजट पेश किया जाता है। और इसी वजह से इस बार का जो बजट है 2024 का, बहुत विस्तृत बजट नहीं है, बहुत संक्षेप में पेश किया गया। और वित्त मंत्री का जो भाषण था वो मात्र 1 घंटे के आसपास का था, तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि बजट कितना ज्यादा संक्षेप में रहा होगा। तो आज इस वीडियो में हम इसी बजट पर बात करने वाले हैं। उसी बजट में किन तमाम बिंदुओं पर बात की गई है, क्या आंकड़े पेश किए गए हैं, क्या अनुमान लगाए गए हैं, उन्हीं तमाम चीजों को यहाँ पर हम समझने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार हम वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बजट के विषय में संक्षेप में जानेंगे कि आखिर बजट होता क्या है। इसके बाद जो मौजूदा सरकार का कार्यकाल है, उस कार्यकाल की जो उपलब्धियां रही हैं जिन्हें बजट में पेश किया गया है, उन उपलब्धियों पर भी बात करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है वो भी बजट बताता है, उसको भी जानेंगे। बजट में कौन कौन सी घोषणाएं शामिल की गई हैं, कौन कौन सी बातें की गई हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा कौन से मंत्रालय को कितना ज्यादा आवंटन किया गया है उसको भी समझेंगे, और एक निष्कर्ष पर भी बात करेंगे, और अंत में एक प्रश्न पर भी चर्चा होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से आप बजट को पूरी तरह से समझ सकते हैं। और अगर आप जीएस पेपर की बात करें तो आप जानते ही हैं कि जो बजट का टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 3 से आप इसको जोड़कर देख सकते हैं। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बजट को एक बार संक्षेप तौर पर समझ लेते हैं। अगर आप बजट को कहें, अगर बजट को आप समझने की कोशिश करें तो आपको याद होगा कि इससे पहले हमने बजट के आर्थिक पहलू पर एक वीडियो की थी, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी कि बजट क्या होता है। तो अगर आप बजट को समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, चैनल पर मौजूद होगी। बजट विशेष सीरीज चलाई जा रही है जिसमें आप बजट को पूरी तरह से जान सकते हैं। अब बजट को एक बार समझने की कोशिश करते हैं, क्या होता है बजट। बजट को आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तौर पर, एक वित्तीय लेखे के तौर पर, एक स्टेटमेंट के तौर पर देख सकते हैं, जिस स्टेटमेंट में आपको सरकार का व्यय कितना होने वाला है, सरकार का खर्चा कितना होगा, सरकार को कितना कर मिलेगा, यानी राजस्व कितना होगा, ट्रांजैक्शन क्या होने वाली है, लेन देन क्या होगा, और जो योजनाएं हैं सरकार की, इन तमाम चीजों का एक ब्लूप्रिंट पेश किया जाता है बजट के माध्यम से। इसके अलावा अगर आप संविधान में बात करें तो अगर आप संविधान पढ़ेंगे तो संविधान में कहीं भी आपको बजट शब्द का जिक्र दिखाई नहीं देगा। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के पास जाना पड़ेगा, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 जो है वो सरकार के लिए मैंडेटरी करता है कि सरकार संसद के सामने वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करेगी, और इसी वार्षिक वित्तीय विवरण को हम आम बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। तो ये हमने बजट को समझ लिया है, और अगर आप इसको विस्तार से समझना चाहते हैं तो आप हमारी वो जो वीडियो है जिसपे हमने इसके जो स्टैटिक पोर्शन है उस पर बात की थी, वहां से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बजट में जो बातें की गई हैं, यानी मौजूदा सरकार की जो कार्यकाल है उसकी क्या उपलब्धियां रही हैं, सबसे पहले वो बताया गया है, तो उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले गरीब कल्याण के लिए सरकार ने क्या क्या काम किया है उसको लेकर बात की गई है। जैसे गरीब कल्याण के लिए अगर आप देखें तो डीबीटी के जरिए, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए तकरीबन 2.7 लाख करोड़ रुपए की बचत की गई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में क्या होता है, इसके तहत सरकार जो है वो बेनिफिशियरी, यानी जिस व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, उसके अकाउंट में सरकार सीधे पैसे जमा कर देती है। आपको याद होगा कि सरकार की ओर से जनधन योजना, इसके अलावा जो तमाम बैंक खाते खोलने की योजनाएं थी उनकी शुरुआत की गई थी। तो ये इसी का एक पहलू था, इसी का एक एस्पेक्ट था, और इसके माध्यम से सरकार ने अब तक 2.7 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं। इसके अलावा तकरीबन 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर किया गया है। अब आप सोचेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है। अगर आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करते हैं तो इसमें गरीबी के साथ साथ, आर्थिक स्थिति के साथ साथ जो दूसरे एस्पेक्ट हैं, जैसे आपका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, आपका स्वास्थ्य क्या है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, इन तमाम चीजों को भी इसमें शामिल करने की कोशिश की जाती है। तो ये क्या करता है, ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है, जो पूरा टूल है, वो किसी देश में लोगों की क्या स्थिति है, न केवल आर्थिक मामले में बल्कि दूसरे तमाम एस्पेक्ट्स पर भी, खासतौर पर जब आप सोशल एस्पेक्ट की बात करते हैं तो उसमें लोग कैसी स्थिति जी रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं, वो बताता है। और सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि सरकार ने पिछले कुछ सालों में तकरीबन 25 करोड़ लोगों को इस गरीबी से बाहर निकाला है। जैसे यहाँ पर अगर आप आंकड़े को देखेंगे
तो 2005-6 के आंकड़े बताते हैं कि तकरीबन भारत की जो जनसंख्या है उसमें से तकरीबन 55.3% जो लोग थे वो बहुआयामी गरीबी में मौजूद थे, इतनी गरीबी का सामना कर रहे थे। अगर आप मौजूदा आंकड़े को देखें 2022-23 का आंकड़ा ये बताता है कि ये जो संख्या है ये 55 से घट करके 11% पर पहुंच गई है। तो ये भी सरकार की उपलब्धि रही। इसके अलावा यहाँ पर पीएम स्वनिधि योजना की भी बात की गई है। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से भारत सरकार की ओर से 78 करोड़ रेहड़ी पट्टी वाले जो लोग थे उन लोगों को ऋण प्रदान किया गया। तो अगर आप पीएम स्वनिधि योजना की बात करें तो ये योजना भारत में जो आपको जो फुटपाथ है उसके आसपास जो लोग रेहड़ी पटरी लगाते हैं उनके लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। तो इस योजना में बेसिकली सरकार जो है वो उन लोगों को थोड़ा बहुत ऋण देती है, बहुत छोटा ऋण दिया जाता है। जैसे पहला जो ऋण है वो आपको 10,000 का मिल सकता है, इसके बाद 20,000 का, फिर उसके बाद 50,000 का, और उस पर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी बहुत कम होता है, 7% के आसपास होता है। इसके अलावा उस पर आपको कोई कोलेट्रल भी नहीं देना पड़ता, कोई चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। तो इससे जो हमारे छोटे छोटे जो दुकानदार हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। तो सरकार का डेटा ये बताता है कि सरकार ने अपनी इस योजना के माध्यम से तकरीबन 78 लाख लोगों की सहायता की है। तो ये तो बात हुई कि सरकार ने गरीब कल्याण के लिए क्या किया है। इसके अलावा अगर आप युवाओं की बात करें, खासतौर पर एजुकेशन सेक्टर में आप देखते हैं, युवाओं के लिए देखें, यूथ के लिए सरकार ने क्या किया है। तो सरकार ने तकरीबन 1.4 करोड़ युवाओं को कौशल भारत अभियान के तहत प्रशिक्षित किया है, यानी उन्हें स्किल प्रदान की गई है। इसके अलावा युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए तकरीबन जो पीएम मुद्रा योजना है इसके तहत 43 करोड़ रुपए के लोन को स्वीकृत किया गया है। अब अगर आप पीएम मुद्रा योजना की बात करें तो पीएम मुद्रा योजना सरकार की ओर से शुरू की गई थी ताकि भारत में जो हमारे उद्यमी हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको माइक्रो लोन दिए जा सकें। मुद्रा की जब आप बात करेंगे तो उसमें जो एम है वो माइक्रो के लिए है। तो यहाँ पर सरकार माइक्रो लोन प्रदान करती है। माइक्रो लोन कैसे? यहाँ पर जो लोन है उसकी 2 कैटेगरी शामिल की गई हैं। पहली कैटेगरी में आप 50,000 तक का लोन ले सकते हैं, दूसरी कैटेगरी में आप 50,000 से 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लोन का अमाउंट केवल 5 लाख है। तो इसका उद्देश्य ये है कि भारत में जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे छोटे जो उद्यमी हैं, उनकी सहायता करना। और इस योजना के माध्यम से सरकार ने अब तक 43 करोड़ रुपए के अमाउंट को, 43 करोड़ रुपए के लोन को स्वीकृत किया है। ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर सरकार द्वारा पेश किया गया है। इसके अलावा पीएम श्री जो योजना है उसके आवंटन में भी बढ़ोतरी की गई है। इसको 2023-24 में 4,000 करोड़ के आसपास था, इसको बढ़ाकर 6,050 करोड़ कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आप एजुकेशन सेक्टर की बात करें, सरकार ने जो यूनिवर्सिटीज खोली हैं वहां पर अगर आप देखें तो इसमें आपको दिखेगा कि 2014 में जो हमारी आईआईटीज थी उनकी संख्या 16 के आसपास हुआ करती थी और ये 2023 में बढ़कर 23 के आसपास पहुंच गई है। यानी आपको जो है आईआईटीज की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा एम्स की अगर आप बात करें तो 2014 में जो एम्स थे वो 7 एम्स थे, वहीं 2022 में हमारे पास 22 एम्स मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें 2014 में यूनिवर्सिटीज की, विश्वविद्यालयों की, तो इनकी संख्या 2014 में 723 हुआ करती थी, जो कि 2023 में बढ़कर 1113 हो गई है। यानी ओवरऑल अगर आप देखें एजुकेशन सेक्टर में हमने यूनिवर्सिटीज को बढ़ाने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम किया है। तो इसके माध्यम से जो हायर एजुकेशन है उसमें भी आपको एक लेवल पर बढ़ोतरी देखने को जरूर मिलेगी। ये तो हमने एजुकेशन पर बात कर ली है, यूथ पर बात कर ली है, गरीब को लेकर सरकार ने क्या किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और किसानों को लेकर क्या किया गया है। अगर उसकी बात करें तो किसानों को लेकर सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत जो किसान हैं हमारे, उन्हें 11.8 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए उन्हें प्रदान किया गया है। अब अगर आप बात करें पीएम किसान योजना की, तो पीएम किसान योजना के तहत बेसिकली सरकार जो है वो हमारे किसानों की सहायता करती है और किसानों की सहायता को लेकर के उन्हें 6,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। तो ये पीएम किसान योजना है और सरकार ने इसके तहत किसानों को 11.8 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। इसके अलावा फसल बीमा योजना सरकार की ओर से शुरू की गई थी। तो फसल बीमा योजना के तहत तकरीबन 4 करोड़ किसानों की फसल का बीमा किया गया है। इसके अलावा जो हमारे किसान हैं उनके लिए आपको याद होगा सरकार की ओर से ई नाम शुरू किया गया था, यानी कि सरकार ने एक ऑनलाइन मंडी की शुरुआत की थी जिसके माध्यम से भारत में जो तमाम कमोडिटी, जहां पर कमोडिटी की बिक्रीज होती हैं, जहां पर जो हमारी फसल है उसकी बिक्री की जाती थी, उन फसलों को ऑनलाइन माध्यम से इंटीग्रेट किया गया था ई नाम योजना के माध्यम से, ई नाम पोर्टल के माध्यम से। तो अब सरकार ने बताया है कि ई नाम पोर्टल के माध्यम से हमने तकरीबन 1361 मंडियों को इंटीग्रेट किया है, इस पूरे पोर्टल से जोड़ा गया है।
और इस पूरे पोर्टल के माध्यम से जो टोटल ट्रेड होता है, जो व्यापार होता है, उसकी वॉल्यूम तकरीबन 3 लाख करोड़ के आसपास है। यानी ई नाम योजना के माध्यम से इतने बड़े लेवल पर आपको ट्रेड देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप नारी शक्ति की बात करें कि सरकार की ओर से महिलाओं के लिए क्या किया गया है, तो आपको याद होगा हमने मुद्रा योजना की ही बात की थी। तो मुद्रा योजना में विशेषकर महिलाओं पर जोर दिया गया है। मुद्रा योजना के तहत सरकार ने महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना लोन जो है वो वितरित किए हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें उच्चतर शिक्षा में महिलाओं की क्या स्थिति है, तो उच्चतर शिक्षा में महिलाओं का जो नामांकन है, उनका जो एनरोलमेंट है, वो पिछले 10 सालों में बढ़ा है और पिछले 10 सालों में इसमें तकरीबन 28% तक की बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है। यानी हमारा जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, वहां पर अब महिलाएं ज्यादा आ रही हैं पिछले 10 साल की तुलना में। इसके अलावा आप बात करें स्टेम पाठ्यक्रमों की, यानी कि स्टेम का मतलब होता है साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। ये जो साइंस वाले सेक्टर हैं, यहाँ पर महिलाओं का जो एनरोलमेंट है उसमें वो 43% के आसपास पहुंच गया है। यानी कि अब जो है 100 में से 43 जो लोग 100 जो अगर आप माने कि 100 लोग स्टेम सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो उसमें से 43 जो है महिलाएं हैं। तो ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि भारत अपने स्टेम सेक्टर में महिलाओं को जोड़ने में सफल साबित हुआ है। इसके अलावा अगर आप बात करें लखपति दीदी योजना की, तो सरकार की ओर से ये लखपति दीदी योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत तकरीबन 83 लाख स्वयं सहायता समूहों की 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया गया है और सरकार ने अब इसके टारगेट को भी बढ़ा दिया है। लखपति दीदी बेसिकली सरकार का एक कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम के तहत सरकार जो है वो स्वयं सहायता समूह यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उनके माध्यम से गांव की जो महिलाएं हैं उन्हें फाइनेंशियली एम्पावर करने की कोशिश कर रही थी। इसमें दरअसल इसमें टारगेट ये डिसाइड किया गया था कि जो महिलाएं हैं जो इस कार्यक्रम से जुड़ेंगी, उन्हें स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उन्हें नई चीजें सिखा करके हम 1 साल के भीतर 1 लाख रुपए कमाने में सक्षम बनाएंगे। तो उन्हें लखपति दीदी कहा जाता है। तो इस स्कीम के बारे में भी हमने बात की। तो यहाँ पर हमने नारी शक्ति को लेकर सरकार ने क्या किया है उसको भी बेसिकली ओवरऑल समझ लिया है। तो ये हमने किसानों की भी बात की और महिलाओं के लिए सरकार ने क्या किया है उसको भी समझा। अब हम बात करते हैं, ये तो ओवरऑल हुआ कि सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं जो कि सरकार की ओर से बजट में पेश किया गया है। अब हम भारतीय इकोनॉमी की वर्तमान स्थिति की बात करते हैं, जो कि सरकार ने इस बजट में डेटा हमारे सामने पेश किया है। सबसे पहले अगर आप बात करें सीएडी की, यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट की, तो करंट अकाउंट डेफिसिट पिछले कुछ सालों में लगातार आपको कम होता हुआ दिखाई देगा, केवल 2023 को छोड़ करके। तो सीएडी का क्या मतलब होता है? सीएडी यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट, बेसिकली आपका जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसके डिफरेंस को आप सीएडी कहते हैं, उसके डिफरेंस को आप कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। कैसे इसको और अगर आप विस्तार से समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए अगर कोई देश है वो दुनिया के दूसरे देशों को 100 रुपए का अमाउंट बेचता है और अगर जो अमाउंट मंगाता है वो आपका कितना है 120 रुपए का है, तो डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस हुआ -20। तो ये -20 जो है ये हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। यानी सरकार को आयात और निर्यात करने में टोटल इतना 20 रुपए का जो है नुकसान झेलना पड़ता है। अब अगर आप देखें, क्योंकि 20 तो एक एग्जाम्पल हुआ, अब अगर आप ओवरऑल देखें तो ये जीडीपी के परसेंटेज के तौर पर दर्शाया जाता है। अगर आप बात करें 2014 की, तो ये तकरीबन 1.6 के आसपास हुआ करता था, 6-7 के आसपास। और अगर आप 2024 का जो अनुमान है हमारा उसको देखें तो ये तकरीबन आपका 0.67 के आसपास आ चुका है, यानी कि इसमें कमी देखने को मिली है। हालांकि 2023 जो है वो इसका एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। 2023 में हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 1.78 के आसपास था, 1.7 या 1.8 के आसपास था। तो जाहिर तौर पर ये हमने करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की। इसके अलावा आप बेरोजगारी दर की बात करें तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो भारत में बेरोजगारी की जो दर है वो कम हो रही है। 2017-18 में ये 6.1% के आसपास थी, अपने पीक लेवल पर थी, और 2022-23 में ये 3.2% के आसपास पहुंच गई है। इसके अलावा अगर आप बात करें कि बैंकों का जो जीएनपीए है यानी कि ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, उसमें भी लगातार कमी आई है, खासतौर पर पिछले कुछ सालों में। 2018 में अगर आप बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग एसेट देखेंगे तो वो 11.2% के आसपास था, जो कि लगातार धीरे धीरे कम होते हुए वर्तमान समय में 2023 में, सितंबर 2023 में 3.2% के आसपास आ गया है। तो ग्रॉस नेट एनपीए में भी, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट में भी आपको कमी देखने को मिली है। इसके अलावा डिजिटल ट्रांजैक्शन की अगर आप बात करते हैं तो भारत में देखते हैं आप, लगातार आपने देखा, आपने महसूस किया होगा कि भारत में
एक डिजिटल रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। और इसी डिजिटल रेवोल्यूशन का परिणाम है कि भारत में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसमें बहुत बड़े लेवल पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। जैसे 2018 में अगर आप देखेंगे तो ये बहुत नीचे हुआ करता था, और 2024 में जो अनुमान है ये 12,000 करोड़, यानी कि तकरीबन अगर आप देखिए तो 14-15 हजार करोड़ रुपए के जो ट्रांजैक्शन है उसको क्रॉस कर सकता है। तो ये डिजिटल ट्रांजैक्शन की हमने बात की कि उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा अगर आप और ज्यादा डेटा को देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा जो जीएसटी संग्रहण है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। आज ही ये खबर सामने आई है कि जनवरी 2024 में जो जीएसटी कलेक्शन रहा है वो अब तक का सेकंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन है। तो ये भी डेटा हमारे सामने आया है, जीएसटी कलेक्शन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप बात करें हेडलाइन इन्फ्लेशन की, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन भी 2014 के बाद से लगातार कम होता जा रहा है। हालांकि अगर आप जो कोविड-19 वाले ईयर्स थे वहां अगर आप देखेंगे 2020 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, तो 2020, 21, 22 में हमें हेडलाइन इन्फ्लेशन में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को जरूर मिली थी। लेकिन उसके बाद ये 2014 से अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर कमी जरूर आई है। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि एक देश में जो आम नागरिक हैं वो जो भी सामान खरीदते या बेचते हैं उनको सामान में उस सामान की जो कीमत है उसमें क्या बढ़ोतरी, क्या कमी आई है, इसको आप हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है कोर इन्फ्लेशन का। कोर इन्फ्लेशन में दरअसल हेडलाइन इन्फ्लेशन को ही शामिल किया जाता है, बस आप उसमें फ्यूल और फूड के दाम को शामिल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर केवल हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात की गई है। अगर आप कोर इन्फ्लेशन को देखेंगे तो कोर इन्फ्लेशन में भी बेसिकली पिछले कुछ सालों में आपको कमी देखने को मिल जाएगी। इसका बेसिक रीजन ये है कि फूड एंड जो फ्यूल का प्राइस है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहता है, तो उसको शामिल नहीं किया जाता इसमें। और इसी वजह से ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो भारत में जो कोर इन्फ्लेशन है वो भी बहुत ज्यादा कम हुआ है। तो ये हमने इन्फ्लेशन की भी बात कर ली है यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि बजट क्या बताता है। बजट ये बताता है कि भारत में रुपया आता कहाँ से है। सबसे पहले ये जानते हैं कि भारत सरकार को पैसे कहाँ से मिलते हैं और कहाँ से कितना पैसा मिल रहा है। तो सरकार को जो सबसे ज्यादा पैसा मिला पिछले साल वो उधार से मिला, यानी कि सरकार ने जो सबसे ज्यादा पैसा प्राप्त किया वो उधार लेकर के प्राप्त किया। तकरीबन 28% पैसा जो था वो सरकार को उधार लेकर के मिला। यानी कि इसको एग्जाम्पल से आप कह सकते हैं कि अगर सरकार के पास 100 रुपए मौजूद थे तो इसमें से 28 रुपए तो आपके उधार लेकर के आए, आपका जो है आपका लोन लेकर के आए। इसके अलावा और क्या है इसमें, इसके अलावा आयकर से भी पैसे आए। इसके अलावा इनकम टैक्स से तकरीबन 19 रुपए आपको देखने को मिले, इससे इनकम टैक्स से। इसके अलावा जो जीएसटी था और जो दूसरे कर थे उससे तकरीबन 18 रुपए सामने आया, यानी 18% अमाउंट इससे आया है, और आयकर से 19%। इसके बाद अगर आप बात करें कॉर्पोरेट कर की, यानी कि निगम कर की, उससे हमारे पास 17% पैसे आते हैं, यानी कि 17 रुपए आते हैं। और इसी के बाद जो छोटे छोटे अमाउंट बचता है जैसे कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल कस्टम टैक्स हो गया। इसके अलावा कर भिन्न प्राप्तियां यानी दूसरे टैक्स जो हो गए। इसके अलावा पूंजीगत प्राप्तियां हो गई, सीमा शुल्क हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो ओवरऑल पैसा आ रहा है, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, सबसे पहला आपका लोन हो गया, सबसे ज्यादा पैसे लोन से आते हैं। इसके अलावा आपका इनकम टैक्स हो गया, इसके अलावा आपका जीएसटी हो गया। तो 3 चीजें हैं जहां से सबसे ज्यादा, इसके अलावा आपका कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। तो 4 चीजें हैं। पहला है उधार से सबसे ज्यादा पैसे आते हैं, इसके बाद आपका जो आयकर है, इसके बाद इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स के बाद जीएसटी है, और जीएसटी के बाद आपका कॉर्पोरेट टैक्स है। तो ये 4 जगह हैं जहां से सरकार को सबसे ज्यादा पैसा प्राप्त होता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है, ये तो हमने देखा कि सरकार को पैसा मिलता कहाँ से है। अब हम देखेंगे कि सरकार का जो पैसा है वो जाता कहाँ पर है, यानी सरकार खर्च कहाँ पे करती है। तो सरकार जो पैसा सबसे ज्यादा खर्च करती है वो आपका ब्याज पर खर्च करती है, क्योंकि सरकार ने बहुत ज्यादा लोन ले रखा है, और उस लोन पर सरकार जो ब्याज देती है, जो इंटरेस्ट देती है, उस पर सरकार 20% पैसा अपना खर्च करती है। यानी कि इसको भी एक एग्जांपल समझिए आप, यानी कि अगर सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो इसमें से 20 रुपए तो केवल ब्याज देने में ही चले जाते हैं। इसके अलावा इसके बाद बारी आती है कर और शुल्क में राज्यों का जो भाग रहता है, यानी कि सरकार को जो पैसे प्राप्त होते हैं टैक्स के माध्यम से, उसमें से जो पैसा केंद्र सरकार राज्यों को देती है वो पैसा भी 20% के आसपास है, यानी कि ये भी 20 रुपए है, ये सरकार का खर्चा होता है। इसके अलावा और आगे अगर आप देखें तो तकरीबन आपका जो पेंशन है उस पर 4% पैसे जाते हैं। जो आपका वित्त आयोग है, यानी कि जो आपका फाइनेंस कमीशन है, वो जो रिकमेंडेशन देता है, वो जो पैसे देने की बात करता है, उस पर सरकार 8% खर्च करती है।
इसके अलावा जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, उस पर सरकार 16% खर्च करती है। और जो केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उस पर सरकार 8% खर्च करती है। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि ये आपकी जो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं, इस योजना में केंद्र सरकार 100% फंडिंग करती है। और जो आपका केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, इस योजना में केंद्र और राज्य का जो हिस्सा है वो अलग अलग रहता है। जैसे अगर कोई सामान्य राज्य है तो वहां पर हिस्सा 60 और 40 हो सकता है। अगर कोई स्पेशल राज्य है, जैसे हिमालयन स्टेट्स हो गए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए या दूसरे स्टेट्स हो गए, तो वहां पर जो हिस्सा है वो आपका 90-10 के आसपास रह सकता है, जिसमें 90% पैसा केंद्र सरकार खर्च करेगी और 10% पैसा जो राज्य है या फिर यूनियन टेरिटरी है उसके द्वारा खर्च किया जाएगा। तो तकरीबन 16% पैसे जो है वो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में जाते हैं और 8% पैसे आपके केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में जाते हैं। तो यहाँ पर इसको भी हमने देखा कि सरकार पैसे देती कहाँ पर है। पहले हमने देखा था सरकार पैसे लाती कहाँ से है, फिर हमने देखा सरकार पैसे देती कहाँ पर है। देती कहाँ पर है? सबसे ज्यादा पैसा आपका ब्याज के भुगतान में जाता है। इतना ही अमाउंट आपका करों को जो राज्यों को हिस्सा दिया जाता है उसमें जाता है। इसके अलावा आपका केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं और साथ में आपका केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं। इसके अलावा आप इसमें जो फाइनेंस कमीशन का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है उसको भी शामिल कर सकते हैं। तो ये 4-5 चीजें हैं जहां पर सरकार सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है। तो इस खर्चे को भी हमने यहाँ पर समझ लिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी जो चीजें हैं इंपॉर्टेंट उस पर बात कर लेते हैं। जैसे कि हमने, अगर आप वो पुरानी वाली वीडियो देखेंगे जिसमें हमने जो बजट के तमाम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं, जो स्टैटिक पोर्शन है, उसको हमने कवर किया था। वहां से आप राजस्व प्राप्तियां यानी कि आपका जो रेवेन्यू, जो आपका रिसिप्ट है उसको समझ सकते हैं, पूंजीगत प्राप्तियों को समझ सकते हैं, राजस्व व्यय को समझ सकते हैं और पूंजीगत व्यय को समझ सकते हैं। तो ये 4 चीजें जो है उन पर हमने विस्तार से पिछली वीडियो में बात की थी, वहां से आप इसको जाकर के समझ सकते हैं। हम ओवरऑल डेटा क्या बताता है उसकी बात कर लेते हैं। और इसी वजह से उस वीडियो को पहले लगा दिया गया था, पहले उस वीडियो को डाला गया था ताकि बजट आने से पहले ही आप इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वहां से समझ सकते थे। हम केवल यहाँ पर डेटा की बात करते हैं। डेटा में राजस्व प्राप्तियां क्या बताता है? राजस्व प्राप्तियां सरकार की बढ़ रही हैं। इसके अलावा पूंजीगत प्राप्तियां क्या बताता है? पूंजीगत प्राप्तियां जो है वो कुछ हद तक कम हो रही हैं सरकार की, लेकिन एक समय आया था 2023-24 में जो ये बढ़ी थी। जो आपका बजट एस्टिमेट है इसमें बहुत ज्यादा कम पूंजीगत प्राप्तियां हमारी दिखाई दी हैं। इसके अलावा राजस्व व्यय की बात करें, यानी कि सरकार जो खर्च करती है उस खर्च को अगर आप देखें तो ये भी बढ़ रहा है, सरकार के खर्चे में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं अगर आप पूंजीगत व्यय की बात करें तो ये भी लगातार स्टेबल में बना हुआ है, लेकिन ओवरऑल इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। अब इसको अगर आपको विस्तार से समझना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि आपका रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो आप पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं। वहां पर हमने बहुत एग्जाम्पल तरीके से, बहुत आसान तरीके से इस पूरे टॉपिक को समझाने की कोशिश की थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमने बात कर लिया है कि हमारी इकोनॉमी की वर्तमान स्थिति क्या है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि बजट में सरकार की ओर से किस तरह की घोषणाएं की गई हैं, किस तरह की बातें की गई हैं। वैसे तो ये एक इंटरिम बजट था और इंटरिम बजट में सरकार बहुत ज्यादा घोषणाएं नहीं करती है, लेकिन थोड़ी बहुत बातें यहाँ पर जरूर की गई हैं। जैसे कि अगर आप देखें, सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ बातें दिखाई देंगी। जैसे आपको याद होगा कि हमने 2070 तक नेट जीरो का टारगेट प्राप्त करने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि ये जो नेट जीरो का टारगेट हमने डिसाइड किया है, ये कोप कौन सी मीटिंग में किया गया था, कौन सी जो मीटिंग थी कोप की, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, उस कौन सी मीटिंग में किया गया था। तो इसके लिए सरकार ने कुछ जैसे डिसाइड किया है, बजट में कुछ घोषणाएं की गई हैं। जैसे सबसे पहले हम पवन ऊर्जा यानी कि आपका जो विंड एनर्जी है उसको हार्नेस करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग करेंगे। वायबिलिटी गैप फंडिंग का क्या मतलब हुआ? तो वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब ये है, जैसे हिंदी में अगर आप देखें तो आप इसको कह सकते हैं व्यवहार्यता अंतर निधियन। इसका मतलब ये होता है, क्योंकि जैसे देखिए आप, कई व्यवसाय ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। तो अब अगर कोई कंपनी उन व्यवसायों में आएगी, वहां पर काम करेगी, तो जाहिर तौर पर उन्हें प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो कोई भी प्राइवेट कंपनी वहां पर नहीं आने वाली है। लेकिन सरकार कुछ कंपनियों को प्रोत्साहित करती है कि आप इस सेक्टर में जाकर काम करें। जैसे आपका विंड एनर्जी वाला ही सेक्टर हो गया, वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन सरकार कुछ कंपनियों को कहती है कि आप यहाँ पर काम करिए। अब उनको प्रॉफिट कहाँ से होगा? तो उनके प्रॉफिट का जो अंतर है, यानी कि उनको जो नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की जो भरपाई है वो सरकार की ओर से की जाएगी। इसको आप वायबिलिटी गैप फंडिंग कहते हैं। और सरकार जो है विंड एनर्जी के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग करने वाली है।
इसके अलावा कोयले के गैसीकरण पर बात की जा रही है, उसके तरलीकरण को लेकर सरकार फंडिंग करने वाली है। कोयले की गैसीकरण यानी कोल गैसिफिकेशन का मतलब ये है कि जो आपका ठोस कोयला है उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर रखा जाता है जिससे वो गैस में बदल जाता है। तो इस पर भी सरकार जो है खर्चा करने वाली है ताकि हमारा जो CO2 एमिशन है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा सरकार और भी कई प्रयास करेगी, जैसे CNG, LPG और इस तरह की जो बायोगैसेज हैं उनको और ज्यादा प्रोत्साहित करने की बात की जा रही है। तो इसके अलावा अगर आप बात करें, आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बीते दिनों प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की गई थी। तो इस योजना को लेकर भी बजट में आवंटन किया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रतिमाह 300 यूनिट तक फ्री बिजली प्राप्त करने की जो है लोगों को इतनी सहायता दी जाएगी, तकरीबन 1 करोड़ परिवारों को। तो इस योजना को लेकर भी यहाँ पर फंडिंग की गई है। इसके अलावा जो आपका ई बसें हैं, सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क में ई बसों को अपनाने पर सरकार जोर देगी, राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा ई वाहन के निर्माण के लिए भी सरकार जोर दे रही है, चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए जोर दिए जा रहे हैं। ई वाहन जो है इकोसिस्टम को और ज्यादा मजबूत करने की बात की जा रही है। तो ये बेसिकली आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सरकार ने जो घोषणाएं की हैं उस पर हमने बात की। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने क्या घोषणाएं की हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने बताया है कि हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है उसे और ज्यादा कुशल करने के लिए, उसे और ज्यादा एफिशिएंट करने के लिए सरकार PM गति शक्ति योजना, आपको याद होगा कि PM गति शक्ति योजना भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए शुरू की गई थी। अब सरकार PM गति शक्ति योजना के माध्यम से भारत में 3 बड़े रेलवे कॉरिडोर स्थापित करेगी। इन कॉरिडोर्स को स्थापित किया जाएगा ताकि भारत में रेलवे का जो नेटवर्क है वो और ज्यादा मजबूत हो और रेलवे को और ज्यादा फायदा हो सके। इसके अलावा भारत में जो है दूसरे देशों से जो निवेश आता है यानी विदेशी निवेश जो है उसको भी लाने की कोशिश की जाएगी। दूसरे देशों के साथ सरकार द्विपक्षीय समझौते करने वाली है। इसके अलावा आपको याद होगा सरकार ने उड़ान योजना शुरू की थी, उड़े देश का आम नागरिक, ये इसकी फुल फॉर्म थी। तो उड़ान योजना का उद्देश्य था कि भारत के जो बहुत कम ऑपरेशनल नेट जो आपके हवाई अड्डे हैं उन हवाई अड्डों को बड़े हवाई अड्डों से जोड़ा जा सके, ताकि भारत में हवाई यात्रा करने का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कम हो सके और लोगों को इससे फायदा हो सके। तो अब उड़ान योजना के माध्यम से भारत के जो मौजूदा हवाई अड्डे हैं उनका विस्तार किया जाएगा और नए हवाई अड्डे भी स्थापित किए जाने की बात की जा रही है। इसके अलावा भारत के जो छोटे शहर हैं वहां पर रेल जो मेट्रो नेटवर्क है वो भी स्थापित किया जाएगा, क्योंकि भारत के लगभग सभी बड़े शहरों में आपको मेट्रो नेटवर्क दिखाई दे जाएंगे। दिल्ली में भी है, दिल्ली का नेटवर्क बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा मुंबई में है, लखनऊ में है और कोलकाता में है। तो इस तरह के जो बड़े शहर है वहां पर आपको मेट्रो नेटवर्क दिखाई देंगे। लेकिन अब सरकार छोटे शहरों में भी मेट्रो नेटवर्क स्थापित करने पर जोर देने वाली है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट की हमने बात की। इसके अलावा और क्या क्या घोषणाएं हैं, जैसे कि अगर आप देखें हेल्थ सेक्टर के लिए सरकार ने क्या किया है, तो सरकार ने बालिकाओं के बीच यानी कि 9 वर्ष की उम्र से 14 वर्ष की उम्र की जो बालिकाएं हैं उनके बीच सर्वाइवल कैंसर, जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसके टीकाकरण को बढ़ाने पर सरकार जोर देगी, इस पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इसके अलावा पोषण में सुधार करने को लेकर, बच्चों में जो अर्ली केयर होता है उस पर ध्यान देने को लेकर सरकार जो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं उनको सक्षम बनाएगी और पोषण 2.0 कार्यक्रम में और ज्यादा तेजी लाई जाएगी। इसके अलावा जो हमारा मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम है, जिस कार्यक्रम के तहत सरकार टीकाकरण को बढ़ावा देती है, इस कार्यक्रम में टीकाकरण लगा है या फिर नहीं लगा है इसको ट्रैक करने के लिए सरकार एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करने वाली है। इस पोर्टल का नाम होगा यू विन पोर्टल। तो ये पोर्टल आपका मिशन इंद्रधनुष के लिए लॉन्च किया जाएगा। कौन सा पोर्टल? यू विन पोर्टल। इसके अलावा भारत में जो आयुष्मान भारत योजना है इसके अंतर्गत भारत के सभी आशा कर्मियों, आंगनवाड़ी कर्मियों और जो आपकी सहायिकाएं हैं उनको स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। तो आशा कर्मियों के लिए, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, जो दूसरी सहायता कर्मी हैं, उनके लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा कवर की बात की गई है। इसके अलावा अगर आप आवासन की बात करें कि घरों को लेकर सरकार ने क्या काम किया है, तो आवासन के तहत आपको याद होगा प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की ओर से शुरू की गई थी। ये योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए थी और इसका टारगेट जो था, हम तकरीबन 3 करोड़ के टारगेट के आसपास पहुंच गए हैं। 3 करोड़ लोगों को घर प्रदान किए जा चुके हैं और अब सरकार ने 2 करोड़ अतिरिक्त जो है घर प्रदान करने का लक्ष्य डिसाइड किया है। यानी कि टोटल जो आपकी योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके तहत टोटल 5 करोड़ लोगों को घर प्रदान करने की बात की गई है। इसके अलावा
लोगों को अपना घर खरीदने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्हें थोड़ी बहुत सरकार की ओर से सहायता भी दी जा सकती है। अगर आप पर्यटन सेक्टर की बात करें तो पर्यटन सेक्टर के लिए भी सरकार ने योजना शुरू की है। सरकार राज्यों को प्रोत्साहित करेगी और जो राज्य इस मामले में बेहतर काम करेंगे उन राज्यों को सरकार की ओर से मुफ्त ऋण भी दिया जाएगा। उन राज्यों को सरकार जो है वो आपका ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान करेगी। इसके अलावा अब बीते दिनों भारत में G20 की जो बैठक हुई थी वो आयोजित की गई थी और भारत के तकरीबन 60 स्थान ऐसे थे, 60 शहर ऐसे थे जहां पर G20 की बैठकों का आयोजन हुआ था। तो इसके माध्यम से सरकार ने भारत में जो एक पर्यटन है उसको बढ़ावा देने की कोशिश की थी और अब सरकार जो है और ज्यादा इस पर जोर देने वाली है। इसके अलावा खासतौर पर अगर आप बजट स्पीच सुनेंगे निर्मला सीतारमण जी की तो उनकी बजट में आपको उनकी स्पीच में पर्यटन का जब पूरा सेगमेंट आया था तो वहां पर उन्होंने एक आइलैंड का स्पेसिफिकली नाम लिया था और आप उसको आसानी से गेस कर सकते हैं। उस आइलैंड का नाम था लक्षद्वीप। तो सरकार की ओर से लक्षद्वीप पर अब बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा। दरअसल भारत के जो तमाम आइलैंड्स हैं उन आइलैंड्स को अब सरकार मेनलैंड इंडिया से जोड़ने की बात कर रही है। तो ये पर्यटन सेक्टर के लिए सरकार की ओर से शुरू किया गया है। तो हमने तमाम जो घोषणाएं थी वो यहाँ पर देख ली हैं। अब एक बार जो हमारे सामने आता है वो ये है कि जो सरकार के तमाम मंत्रालय हैं उनमें से कौन से मंत्रालय को कितना ज्यादा आवंटन दिया गया है। तो जैसे अगर आप देखेंगे तो आपका जो रक्षा मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय को भारत सरकार के बजट में 2024 के बजट में सबसे ज्यादा आवंटन देखने को मिला है। कितना आवंटन हुआ है? तकरीबन 6.2 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो दूसरा सबसे बड़ा आवंटन आपका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को हुआ है 2.78 करोड़ रुपए, 78 लाख करोड़ रुपए। इसके अलावा रेल मंत्रालय है आपका, इसके बाद गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, संचार मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो सबसे ज्यादा आवंटन जो है वो आपका रक्षा मंत्रालय को किया गया है। तो ये हमने आवंटन को भी देख लिया। यहाँ पर बजट जो है वो समाप्त होता है। बहुत बड़ा बजट इस बार पेश नहीं किया गया था, बहुत छोटा सा बजट था और छोटा बजट इस वजह से था, हमने बात की कि 2024 में जो है चुनाव आयोजित होने वाले हैं और ब्रिटिश ट्रेडिशन है। दरअसल ये ब्रिटिश ट्रेडिशन ये कहता है कि जब जिस साल चुनाव आयोजित होने वाले हों उस साल जो मौजूदा सरकार है वो केवल चुनावों तक का जो बजट है वही पेश करती है। तो इसी वजह से बजट में आपको कोई बड़ी घोषणा देखने को नहीं मिली, कोई बड़ा कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है। सरकार ने अपने लगभग सभी पुराने कार्यक्रमों को ही नए सिरे से शुरू करने की बात की है। तो ये हमने बजट पर विस्तार से बात कर ली है। मुझे उम्मीद है कि बजट जो है उससे तमाम जुड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब अंत में इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल की भी बात हो जाए। सवाल आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल के जवाब को लिख सकते हैं। क्या है हमारा सवाल? आज का हमारा सवाल है कि बजट 2024 के अंतर्गत किस मंत्रालय को सबसे ज्यादा आवंटन किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए संचार मंत्रालय यानी कि आपका कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी रेल मंत्रालय या फिर ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। तो इसका जो सही जवाब है वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बहुत आसान सा सवाल है। वीडियो को आपने ध्यान से देखा है तो आसानी से इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं और अगर आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को दोबारा से देखिए, रिवाइंड करिए और आसानी से आप इस सवाल के जवाब को दे सकेंगे। इसके अलावा अगर आप बजट के स्टैटिक पोर्शन को समझना चाहते हैं, आप जो तमाम इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने यहाँ पर यूज की हैं अगर आप उनको समझना चाहते हैं तो आप हमारी बजट विशेष सीरीज को देख सकते हैं जहां पर हमने इन पर विस्तार से चर्चा की थी। चलिए अब समय हो गया है वीडियो को समाप्त करने का। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।